हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स का क्यूज। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ इसमें करंट अफेयर भी है और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से वो भी है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में देश में 26 स्किन बैंक हैं जहां किसी व्यक्ति की त्वचा मृत्यु के 6 घंटे के भीतर दान की जा सकती है। तीसरा है किडनी और यकृत के विपरीत त्वचा को 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 और 1 क्या है, गलत। सही है, कथन सत्य ही ढूंढना है। यहाँ 16 ही स्किन बैंक है अभी भारत में, फिलहाल 26 नहीं। तो दूसरा इसीलिए गलत है, बाकी कथन उसमें जो भी है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 सही मिल रहा है। ठीक है। तो दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक की स्थापना की गई है। वर्तमान में देश में 16 स्किन बैंक है जहां किसी व्यक्ति की त्वचा मृत्यु के 6 घंटे के भीतर दान की जा सकती है। किडनी और यकृत के विपरीत त्वचा को 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित किया जा सकता है। त्वचा संक्रमण, कैंसर एवं मलसल के अतिरिक्त धीमी गति से ठीक होने वाले घावों के रोगियों को स्किन ग्राफ्टिंग से लाभ हो सकता है। तो आगे देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चुनावी बॉन्ड के बारे में देखते हैं। चुनावी बॉन्ड पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। दूसरा है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई कि 3 जुलाई से 12 जुलाई तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री होगी। फिर तीसरा है, चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा 2007 से 8 के बजट में की गई थी। फिर है चौथा, चुनावी बॉन्ड पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तो जहाँ तक ध्यान देना है कि 2017 से 18 में ये क्या है, बजट में पहली बार पेश किया गया था चुनावी बॉन्ड योजना। बाकी 1, 2 और 4 जो यहाँ पे है सही है, तीसरा गलत है। कथन सत्य ही ढूंढना है साहब, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चर्चा में क्यों कर हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई कि 3 जुलाई से 12 जुलाई तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री होगी। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं के माध्यम से खरीदा और भुनाया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता को बढ़ाना है। चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा जो है 2017 से 18 के बजट में की गई थी, यही गलत था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। करा इसके लिए आरबीआई 1934 तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में उपलब्ध होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है। एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड की खरीद कर सकता है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले के नाम को गोपनीय रखा जाता है। बॉन्ड खरीदने वाले को अपनी सारी जानकारी केवाईसी बैंक को देनी होती है। बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होता है। केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत हों तथा जिन्हें लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत मिले हों, तब वो चुनावी बॉन्ड का हकदार है, अन्यथा नहीं है। कर चुनावी बॉन्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को भी बताना होगा कि उन्हें कितना धन चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिला है। चुनावी बॉन्ड पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। करा है, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों तक के लिए वैध होते हैं। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने दूसरे अधिकार क्षेत्रों में विनियामकों ने ऑनलाइन इंटरफेस में अनुचित और भ्रामक प्रथाओं से जुड़े डार्क पैटर्न के विरुद्ध कार्रवाई की है जो उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक पाया गया था। तो यहाँ है कि जिन गतिविधियों में प्लेटफॉर्म संलिप्त थे उनमें शामिल क्या क्या है। तो डार्क पैटर्न के बारे में बात हमने कुछ समय पहले ही वीडियो में किया था, तो उसी से यहाँ रिलेटेड कुछ कार्रवाई कुछ देशों ने किया है। तो पहला यहाँ देखते हैं, सब्सक्रिप्शन कार्यक्रमों में गैर सहमतिपूर्ण नामांकन, तो अमेरिका। फिर है भ्रामक काउंटडाउन क्लॉक का उपयोग करने के द्वारा प्रेशर सेलिंग, ब्रिटेन। गुप्त रूप से क्रेडिट कार्ड की जानकारी रखना और सहमति के बिना उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेना, अमेरिका। और डी देखते हैं, उपभोक्ताओं को सदस्यता से बाहर निकलने से रोकने के लिए निरस्त्रीकरण प्रक्रिया लागू करना। तो यहाँ चारों कथन जो है ना अपने अपने देशों में जिससे रिलेटेड है, सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, आगे देखते हैं। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा पहली बार 2020-21 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ भी तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वो क्या हुआ, ओ सॉरी, कौन सा कथन सत्य है, तो इस अनुसार से है ना, केवल एक केवल दो में नहीं, उसके अनुसार हमने गलती बता दी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो संदर्भ करा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान की है। महत्वपूर्ण तथ्य, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना। कर वित्त मंत्रालय द्वारा पहली बार 2020-21 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पूंजी निवेश व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यों के हिस्सों को पूरा करने के लिए भी इस योजना के तहत राज्यों को धन प्रदान किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की गति में तेजी लाया जा सके। पूंजीगत व्यय के उच्च गुणात्मक प्रभाव को देखते हुए राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 की योजना की घोषणा की गई थी। कर इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य सरकारों के वाहनों और एम्बुलेंस को स्क्रैप करने, पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट देने, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्यक्तियों को कर रियायतें प्रदान करने और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना। शहरी नियोजन और शहरी वित्त में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवासों की संख्या में वृद्धि करना। मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाना। प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को प्रोत्साहन देना। बच्चों और किशोरों के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के साथ पुस्तकालय स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत कितने क्षेत्र गतिविधियां हैं जो क्रेडिट उत्पन्न करने के योग्य हो सकते हैं? ऑप्शन सी 8। ठीक है, 8 क्षेत्र हैं जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं, उसको देखते हैं यहाँ पे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP, इसके तहत व्यक्ति, उद्योग, किसान, उत्पादक संगठन, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतें और निजी क्षेत्र, अन्य संस्थाएं पर्यावरण अनुकूल कार्यों को करने के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम होंगे। पर इसके तहत 8 क्षेत्र गतिविधियां जो क्रेडिट उत्पन्न करने के योग्य हो सकते हैं। पहला है वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट। वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से देश भर में हरित आवरण बढ़ाने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये हो गया पहला। दूसरा है जल आधारित ग्रीन क्रेडिट। जल संरक्षण, जल संचयन और जल उपयोग दक्षता या बचत को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग शामिल है। फिर है सतत कृषि आधारित ग्रीन क्रेडिट। उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादित भोजन के पोषण मूल्य में सुधार के लिए प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों और भूमि बहाली को बढ़ावा देना। अपशिष्ट प्रबंधन आधारित ग्रीन क्रेडिट। संग्रह, पृथक्करण और उपचार सहित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अस्थायी और बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना। वायु प्रदूषण में कमी आधारित ग्रीन क्रेडिट। वायु प्रदूषण को कम करने और उन्हें अन्य प्रदूषण निवारण गतिविधियों के उपायों को बढ़ावा देने के लिए। मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन आधारित ग्रीन क्रेडिट। मैंग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपायों को बढ़ावा देना। इको मार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट। निर्माताओं को अपने सामान और सेवाओं के लिए इको मार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो एक और है टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट। टिकाऊ प्रौद्योगिकी और सामग्रियों का उपयोग करके इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना, ये 8वां ग्रीन क्रेडिट हो गया। हाल ही में किसानों के लिए विशेष पैकेज जारी किया गया है। निम्नलिखित में से क्या शामिल है इसमें? यूरिया सब्सिडी, नैनो यूरिया, इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण, PM प्रणाम कार्यक्रम, गोवर्धन संयंत्रों से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा, सल्फर कोटेड यूरिया की शुरुआत, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की संख्या 1 लाख तक करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सारा कथन यहाँ पे जो है सही है। ठीक है,
आइए देखते हैं। चलिए, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड किए हैं। वर्तमान में भारत में प्रचलित 1 रुपये का सिक्का है। मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा, सहायक मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर होगा प्रतीक मुद्रा है। ठीक है, प्रतीक मुद्रा क्या होता है और मानक मुद्रा क्या होता है, सहायक मुद्रा क्या है, आगे एक स्लाइड में देखते हैं। तो धातु मुद्रा, करजा मुद्रा किसी धातु विशेष निर्मित होती है तो वह धातु मुद्रा कहलाती है। सिक्के धातु मुद्रा के उदाहरण हैं। धातु मुद्रा को मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा तथा सहायक मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मानक मुद्रा क्या होता है? मानक मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर मौद्रिक उद्देश्य के लिए भी उतना ही है जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य होता है। आगे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानक मुद्रा को धारक चाहे तो पिघलाकर धातु के रूप में भी प्रयोग कर सकता है और उसका मूल्य उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें धातु का मूल्य उतना ही होता है जितना उसका मौद्रिक मूल्य है, इसीलिए मानक मुद्रा को पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, कार्य मुख्यतः मानक मुद्रा सिक्के के रूप में होते हैं। भारत में वर्ष 1835 से 1893 के मध्य प्रचलित 1 रुपये का सिक्का मानक मुद्रा था। ठीक है, लेकिन अभी जो होता है यदि 1 रुपये सिक्के को पिघलाएंगे तो उसका वैल्यू 1 रुपये के बराबर भी नहीं होगा, तो वो प्रतीक मुद्रा होता है। आगे है, कर प्रतीक मुद्रा वो प्रतिनिधि मुद्रा है जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। वर्तमान में भारत में प्रचलित 1 रुपये का सिक्का प्रतीक मुद्रा है, तो यदि उसे पिघलाया जाए तो प्राप्त धातु का मूल्य 1 रुपये से भी कम होगा। फिर है सहायक मुद्रा। सहायक मुद्रा का कार्य प्रतीक मुद्रा की सहायता करना है। जैसे 50 पैसे, यहाँ पे पैसा होना चाहिए। ठीक है, 50 पैसे से 10 रुपये तक के सभी सिक्के जो भारत में प्रचलित हैं वे सभी सहायक मुद्रा हैं जो प्रतीक मुद्रा की सहायता करते हैं। मतलब उसको काउंटिंग में करके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उस रूप में सहायक मुद्रा के रूप में समझेंगे। ठीक है, करा निम्नलिखित में से कितने युग्म सम्मिलित है? तो प्रतिनिधि कागजी मुद्रा पूर्ण मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर स्वर्ण बुलियन की माल गोदाम रसीद है। दूसरा देखते हैं, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, हाँ कोई बात नहीं, सही है। फिर है परिवर्तनीय कागजी मुद्रा। मानक सिक्कों अथवा बुलियन के रूप में 100% समर्थन प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा। मानक सिक्कों अथवा बुलियन का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है और जिसे सिक्के अथवा बुलियन में बदला नहीं जा सकता है। चौथा है आदेश मुद्रा। प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा है जो राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी की जाती है, परंतु इसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता है। तो आदेश मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा और प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, एक तरह से कहेंगे कागजी मुद्रा के ही चारों भाग है और चारों कथन यहाँ पे सही है। इसको एक बार और आप बढ़िया से देख सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कागजी मुद्रा क्या है कि कागजी मुद्रा विशेष प्रकार के कागज पर लिखा एक प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। कागजी मुद्रा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्रतिनिधि कागजी मुद्रा यानी सब्स्टिट्यूट पेपर करेंसी। प्रतिनिधि कागजी मुद्रा वास्तव में पूर्ण मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर स्वर्ण बुलियन की माल गोदाम रसीद है जो प्रचलन में होती है। इसे प्रतिनिधि पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि यह सरकारी खजाने में रखे स्वर्ण सिक्कों अथवा बुलियन से पूर्णतः समर्थित होती है। परिवर्तनीय कागजी मुद्रा। परिवर्तनीय कागजी मुद्रा वह मुद्रा है जिसे मानक सिक्कों अथवा बुलियन के रूप में 100% समर्थन प्राप्त नहीं होता है, परंतु कागजी मुद्रा का धारक इसे मांग पर बुलियन अथवा सिक्कों में परिवर्तित करा सकता है। प्रतिनिधि और परिवर्तनीय कागजी मुद्रा दोनों में केवल इतना ही अंतर होता है कि प्रतिनिधि कागजी मुद्रा को मानक सिक्कों अथवा बुलियन का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है, जबकि परिवर्तनीय कागजी मुद्रा को उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है, परंतु दोनों ही प्रकार की कागजी मुद्रा जो है परिवर्तनीय होती हैं। फिर है अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा। कांस्टेंट पेपर करेंसी, जिस कागजी मुद्रा को मानक सिक्कों अथवा बुलियन का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है, जिसे सिक्कों अथवा बुलियन में भी बदला नहीं जा सकता है, उसे अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहते हैं। सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए नोट अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा होते हैं। इसे प्रतीक मुद्रा भी कहते हैं। आदेश मुद्रा या ऑर्डर मनी या फीड मनी भी इसी को बोलते हैं। कर आदेश मुद्रा वह प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा है जो राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी की जाती है, परंतु इसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता है। यह वैध मुद्रा होती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिक्के तथा 1 रुपये के प्रतीक नोट आदेश मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असीमित वैध मुद्रा है, यानी कि जिसका असीमित रूप में आप एक्सचेंज कर सकते हैं? तो ध्यान देना है, जहाँ तक हमने चेक किया है, ऐसे यदि 50 पैसा बंद हो गया तो अलग बात है, लेकिन ये प्रचलन में बंद हुआ है। जहाँ तक
ये पता है कि ये प्रचलन में बंद हो गया है, बट कानूनी रूप से अभी भी 50 पैसे वैध है। यदि आपके पास है तो इसको बैंक में एक्सचेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से लोग लेते नहीं हैं, चल यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपया, तो ये सारे जो है असीमित वैध मुद्रा है। आप इसको कितना भी मात्रा में यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको आईफोन लेना है, तो एक बोरा आप सिक्का ले जा सकते हैं, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, 50 पैसा। और दुकानदार मना नहीं करेगा कि हम आपको सिक्के से मोबाइल नहीं दे सकते हैं, या आप उस कानून को जानते हैं तो उसके अनुसार उससे आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वीकार्य मुद्रा का वह मुद्रा जो आम जनता में व्यापक रूप से स्वीकार हो, उसे प्रचलित मुद्रा या स्वीकार्य मुद्रा कहा जाता है। स्वीकार्यता के आधार पर मुद्रा को 2 रूपों में बांटा जा सकता है। एक वैध मुद्रा, वैलिड मनी, दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। तो देखते हैं वैध मुद्रा के बारे में। कर वैध मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह सरकार द्वारा प्रत्ययभूत ग्रांटेड होती है, इसीलिए लोगों को इस तरह की मुद्रा अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ती है। किसी देश के सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सिक्के और नोट उस देश में अनिवार्य वैध मुद्रा होती है। वैध मुद्रा को सीमित तथा असीमित वैध मुद्रा में विभक्त किया जा सकता है। तो सीमित वैध मुद्रा कर ऐसी मुद्रा जिसमें कानूनी तौर से एक निश्चित सीमा तक भुगतान किया जा सकता है, सीमित वैध मुद्रा कहलाती है। जैसे भारत में 1 पैसे के सिक्के से लेकर 25 पैसे तक के सिक्के सीमित वैध मुद्रा थे, जिनमें केवल 25 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता था। मतलब 1 पैसा का यदि भुगतान करना है तो 25 रुपये तक उसको आप ऐड करके कर सकते थे। उसी तरह से 25 पैसा भी 25 रुपये तक ही उसको आप एक्सचेंज कर सकते थे, भुगतान कर सकते थे, पे कर सकते थे। असीमित वैध मुद्रा कर वह मुद्रा जिसका असीमित मात्रा में कानूनी तौर पर भुगतान किया जा सकता है। भारत में सभी कागज के नोट और 50 पैसे के, 1 के, 2 के और 5 रुपये के सिक्के असीमित वैध मुद्रा का उदाहरण है, क्योंकि लोगों को नोटों और इन सिक्कों में असीमित राशि का भुगतान स्वीकार करना पड़ता है। अब है निम्नलिखित का विचार करें। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेकर्स, यात्री चेक, पोस्टल ऑर्डर, वचन पत्र, विनिमय पत्र और 8वां हुडी। कर उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? केवल 3, केवल 5, केवल 7, केवल सभी 8। तो यहाँ ध्यान देना है, शायद हमने कुछ छोड़ दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन अधूरा रह गया। अभी जब देख निम्नलिखित पर विचार करें उपरोक्त में कितने जो है बैंकिंग मुद्रा है। ठीक है ना, बैंकिंग मुद्रा है। जब हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो माइंड में वही आया था, यहाँ पे टाइप करने में छूट गया है। तो उपरोक्त में से कितने जो है कथन सत्य है कि तो ठीक है, लेकिन उपरोक्त में कितने जो है बैंकिंग मुद्रा है, क्वेश्चन को इस तरह से माइंड किया जाए, और केवल 5 ही, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन? चेक, डिमांड, बैंक चेकर्स, यात्री चेक, पोस्टल ऑर्डर। यहाँ तक जो है ना ये क्या है, बैंकिंग मुद्रा है। और यहाँ पे वचन पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, ये तीनों क्रेडिट या साख पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस अंतर को ध्यान में देना है। ये 3 हो गया साख, और ये 5 जो हो गया बैंकिंग मुद्रा, यहाँ पे साख पत्र हो गया। तो केवल 5 ही से होगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। ऐच्छिक मुद्रा है ऐसी मुद्रा है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना या न करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर है। अर्थात वह इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। उदाहरण है हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र इत्यादि। लेकिन आगे है कि ऐच्छिक मुद्रा 2 प्रकार की होती है, बैंकिंग मुद्रा और साख मुद्रा। तो आइए बैंकिंग मुद्रा के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये सब मिक्स करके है, लेकिन वही है। इन दोनों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। चेक, तो इसको पढ़ देते हैं। कह रहे चेक बैंक द्वारा खाता धारक को दिया जाने वाला भुगतान का वह वचन पत्र है जिससे ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को अपने खाते से प्रत्यक्ष नकद ना देकर भुगतान कर सकता है। चेक देने वाले व्यक्ति को चेक में विभिन्न सूचनाएं लिखनी पड़ती है, जैसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति अथवा फर्म का नाम अथवा खाता संख्या, भुगतान राशि जारी करने की तिथि और जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर। चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने बैंक खाते में चेक को जमा करके भुगतान प्राप्त कर सकता है। दूसरा है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट पूर्व भुगतान का एक उपकरण है। बैंक निश्चित राशि और शुल्क लेने के पश्चात डिमांड ड्राफ्ट जारी करती है। ठीक है, ड्राफ्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम जारी किया जा सकता है। यह किसी विशिष्ट शहर की किसी विशेष शाखा में ही बनाया जा सकता है। अगर जिस व्यक्ति के नाम ड्राफ्ट बनता है वह उसमें लिखे ब्रांच में इसे जमा करा के पैसा प्राप्त कर सकता है। चूँकि ड्राफ्ट में बैंक के पहले ही पैसा ले लेता है, इसलिए उसमें बाउंस होने जैसा कोई खतरा नहीं होता है। ड्राफ्ट को बैंकर जारी करता है। ड्राफ्ट से कभी कभी फॉर्म ये सब भरते थे ऑफलाइन, तो उस वक्त ड्राफ्ट बनाना होता था। ठीक है,
और उस ड्राफ्ट को भी फॉर्म के साथ भेज दिया जाता था। तो वही ड्राफ्ट यहाँ पे है। बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक को पे ऑर्डर भी कहते हैं। जिस तरह चेक को कोई थर्ड पार्टी जारी करता है, उसी तरह बैंकर्स चेक को बैंक ही जारी करता है। यह उसी शाखा से बनाया जा सकता है जहां से जारी किया गया है। बैंकर्स चेक का प्रयोग एक ही शहर में होने वाले लेन देन के लिए किया जा सकता है। यात्री चेक, यात्री चेक किसी बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक होता है जिसे जारी करते समय चेक के मुख्य पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक का भुगतान देश भर में संबंधित बैंक के किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। चेक का भुगतान करने वाली शाखा भुगतान के समय चेक के मुख्य पृष्ठ पर पुनः धारक के हस्ताक्षर करवाती है और दोनों हस्ताक्षर मिलने पर ही यात्री चेक का भुगतान होता है। बैंक द्वारा अधिकृत प्रमुख वाणिज्यिक संस्थान यात्री चेक नगद मुद्रा की तरह स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के चेक यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि चेक खो जाने पर आवश्यक शर्तें पूरी करके प्रतिरूप चेक प्राप्त किए जा सकते हैं। डुप्लीकेट कॉपी भी उसका प्राप्त किया जा सकता है। पोस्टल ऑर्डर, अच्छा तो ध्यान में शायद यही है पीओ, इसी को हम लोग एग्जाम में, चलिए कोई बात नहीं है। पोस्टल ऑर्डर सामान्यतः डाक के माध्यम से धन भेजने के लिए एक वित्तीय साधन है। इसे पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है और नामित प्राप्तकर्ता को किसी अन्य पोस्ट ऑफिस में देय है। पोस्टल ऑर्डर कानूनी निविदा नहीं है, परंतु चेक की तरह वचन पत्र का एक प्रकार है। भारतीय डाक विभाग द्वारा 13 नवंबर 1995 को प्रकाशित राजपत्र के अनुसार पोस्टल ऑर्डर की वैधता अवधि जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से 24 माह तक मानी गई है। आइए देखते हैं वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है, यानी रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें बैंक नोट अथवा करेंसी नोट शामिल नहीं है। जिसमें शर्तहीन प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाला हस्ताक्षर करता और किसी निश्चित व्यक्ति अथवा उनके आदेशानुसार अथवा विलेख के वाहक को एक निश्चित राशि चुकाने का वचन दिया जाता है। जैसे बैंक चेक भी है जो वचन पत्र के रूप में आएगा। विनिमय विपत्र, विनिमय बिल एक लिखित आदेश होता है जिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें निश्चित व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि वह अमुक व्यक्ति को अथवा विलेख वाहक उसके आदेशानुसार एक निश्चित धन राशि का भुगतान करे। तो ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। और भी एक होगा हुंडी। क्या होता है? हुंडी विनिमय पत्र का एक भारतीय रूप है। यह भारतीय भाषा में लिखी जाती है व इसमें निश्चित राशि के भुगतान का आदेश होता है। साधारण शब्दों में हुंडी एक लिखित विपत्र है जिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें किसी व्यक्ति को बिना शर्त आदेश दिया गया होता है कि इस विपत्र के धारक को उसमें अंकित व्यक्ति को अंकित धनराशि दे दे। ठीक है, तो एक तो जारी करने वाला होगा, बीच में उसको हुंडी को ले जाने वाला होगा, तीसरा जिससे हुंडी जिसको सौंपेंगे वो बिना किसी सवाल जवाब को ये बीच वाले व्यक्ति को पैसा दे देता है। तो इस प्रकार से ये हुंडी हो गया। तो आज हमने देख लिया मुद्रा और मुद्रास्फीति से, लेकिन मुद्रास्फीति से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं आया है। तो अगले सप्ताह फिर से इकोनॉमिक्स में मिलते हैं, तो करंट अफेयर भी साथ में रहेगा और ट्रेडिशनल टॉपिक भी रहेगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन साइंस के क्वेश्चन के साथ।